कई बार अपने शब्दों से ही ना चीजों को जस्टिफाई कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं ये वाली मजार इल्लीगल है, ऐसा बोलते हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि मजार लीगल भी होती है। हम जिसको कह रहे हैं इल्लीगल है तो बाकी लीगल भी होती होगी। हम कहते हैं ये वाली दरगाह इल्लीगल है तो इसका मतलब दरगाह लीगल भी होती होगी। अब हम कह रहे हैं वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट में ये कमी है तो इसका मतलब वक्फ एक्ट ठीक है, उसमें थोड़ा एक आध दो धारा गड़बड़ है। स्वतंत्र भारत में पहली बार एक कानून में बदलाव हो रहा है जिसकी 44 धाराओं में बदलाव हो रहा है। 2-4 नहीं, कितनी, जोर से बोलिए। मैं आपसे पूछता हूं, जिस टायर में 44 पंचर हो जाए उसमें पंचर बनवाना चाहिए या टायर बदलना चाहिए? जिस छत में 44 छेद हो जाए, पानी टपक रहा हो, उसमें वाल पुट्टी लगाना चाहिए 44 जगह या छत गिरा के नई छत बना देना चाहिए? अरे ये वक्फ, मैं इस वक्फ जीवी नेताओं से पूछता हूं, वक्फ के समर्थक सांसदों विधायकों से पूछता हूं, वक्फ समर्थक मैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी और ओवैसी से पूछता हूं, भारत के संविधान के किस पन्ने पर वक्फ लिखा हुआ है? अगर ये वक्फ के समर्थक मुझे भारत के संविधान के किसी पन्ने पर अगर WAQF दिखा दे, मैं आजीवन न वकालत करूंगा न सार्वजनिक जीवन में अपना मुंह दिखाऊंगा। भारत का संविधान एक देश एक विधान की बात करता है। भारत के संविधान में शेड्यूल 7 में लिस्ट 3 में एंट्री नंबर 28 में लिखा हुआ है चैरिटी, चैरिटेबल इंडाउमेंट और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। वक्फ नहीं लिखा हुआ है। जिसको वक्फ कहते हैं उसी को अंग्रेजी में चैरिटी कहते हैं और उसी को हिंदी में दान करते हैं, दान कहते हैं। क्या हिंदू दान नहीं करते क्या? अरे बिरला जी ने पूरे देश में बिरला धर्मशाला बना रखी है, वो दान नहीं करते क्या? मतलब बिरला धर्मशाला का कोई विवाद होगा या बिरला मंदिर का कोई विवाद होगा या जैन धर्मशाला का कोई विवाद होगा, जैन मंदिर का कोई विवाद होगा, वो तो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वक्फ का विवाद होगा तो जाएगा ट्रिब्यूनल में। ये संविधान की शपथ लेके ये बेशर्म संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा, हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये आने वाले सरकारें इसमें वक्फ एक्ट बनाएंगी, वक्फ बोर्ड बनाएंगी। और ये बीज बोया 1954 में नेहरू ने, जिसको 3 गंभीर मानसिक बीमारियां थी, नार्सिज्म, मेगलोमोनिया और स्टॉकहोम सिंड्रोम। इन 3 बीमारियों से ग्रसित थे। नेहरू जी बड़े शौकीन थे, सिगरेट उगरेट विदेश से मंगाते थे, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। कपड़ा उनका विदेश से धुल के आता था प्रेस आते हुए, इतना सुना होगा। उनकी बीमारी के बारे में आपने नहीं सुना होगा। 3 गंभीर बीमारियां थी उनको, नार्सिज्म, मेगलोमोनिया, स्टॉकहोम सिंड्रोम। और 1954 में वो वक्फ एक्ट बना के चले गए। उनकी बेटी ने इसको और अनलिमिटेड पावर दे दिया। बेटा आया, बेटी का बेटा, उसने और अनलिमिटेड पावर दे दिया। 1995 में पुराने वाले को वापस लेके उसको अनलिमिटेड पावर दे दिया और 2013 में जाते जाते तो ऐसी पावर दे दिया कि जहां हाथ रख दे वही प्रॉपर्टी वक्फ की। मैं पूछ रहा हूं, भारत के संविधान में वक्फ का है कहां पे? दिखाओ तो। ये वक्फ बोर्ड, वक्फ एक्ट में संशोधन नहीं होना चाहिए, वक्फ एक्ट खत्म होना चाहिए। और 1950 में 50,000 एकड़ जमीन थी। आज की डेट में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। यह 9.5 लाख एकड़ जमीन का ऑडिट होना चाहिए। यह 9.5 लाख एकड़ जमीन जो जहां है उसको मिलनी चाहिए, और जो बची हुई है, जो बेचारे पाकिस्तान से सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं, जो बांग्लादेश से सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं, उनको मिलना चाहिए। भाई जब बंटवारा हुआ 1947 में,
तो इधर के लोग उधर गए, उधर के लोग इधर आए। ये हुआ कि नहीं हुआ? जो वहां के लोग इधर आए, उनकी जमीन पे जो इधर के लोग गए उनको दे दिया, उनको बसा दिया। लेकिन जो यहां की जमीन खाली हुई, जो वहां से आए थे, उनको नहीं बसाया। अगर दे भी दिया तो आज की डेट में उनसे वक्फ बोर्ड किराया वसूल रहा है। दिल्ली में जामा मस्जिद के पास फतेहपुरी एक जगह है, वहां फतेहपुरी में जो जमीन खाली हुई थी, यहां के लोग शिफ्ट हुए। परवेज मुशर्रफ भी दिल्ली के थे, आपको पता होगा, जो राष्ट्रपति थे। उन लोगों की जब जमीन शिफ्ट हुई, जब खाली हुए, तो जो वहां से आए उनको बसा दिया गया, और आज उनसे वक्फ बोर्ड पैसे वसूल रहा है। एक वहां पे दुकान चलती है, मैंने पूछा कितना वसूल रहा है, बोले 90,000 रुपए महीने ले रहा है। क्यों भाई? और ऊपर से धमकी भी। जो इतने सालों से वहां रहते रहे, आज उनकी स्थिति क्या है? पाकिस्तान में सब कुछ छोड़ के आए, यहां आए, थोड़ी सी जगह मिली, और उस जगह पे भी न बेचारे मालिक है न किराएदार, जब मन करे खाली करा ले। अमीरों को नोटिस भेज के एक्सटॉर्शन कर रहा है, और गरीबों को नोटिस भेज भेज के कन्वर्जन करा रहा है। सर, आप तो मेयर रह चुके हैं, आपके जमीन पे नोटिस आया, आपने लोगों को इकट्ठा किया, आप लड़ रहे हैं। लेकिन जो पार्क पे वो कब्जा करता है, ग्राम समाज की जमीन पे कब्जा करता है, जो गांव में चारागाह होता है उस पे कब्जा कर लेता है, जो नदियों के किनारे खाली जमीन होती उस पे कब्जा कर लेता है, जब वो पहाड़ियों पे कब्जा करता है, जब वो जंगलों पे कब्जा करता है, तब कौन लड़ेगा उनसे? है कोई लड़ने वाला? भाई, आपके घर पे वक्फ बोर्ड नोटिस भेजेगा तब तो आप लड़ोगे। आपके बगल वाले पार्क पे अगर नोटिस भेज देगा, आपके बगल वाले पार्क को डिक्लेयर कर देगा वो प्रॉपर्टी है, कौन लड़ेगा? और यही हुआ। देखते देखते 1950 में जिसके पास 50,000 एकड़ जमीन थी, आज उसके पास 10 लाख एकड़ जमीन हुई। कहां से इतने बड़े दानवीर आ गए? एक तरफ तो कहते हैं सच्चर कमेटी कह रही बहुत गरीब है, एक तरफ कहते हैं सच्चर कमेटी कह रही है एक मुस्लिम बहुत गरीब है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी नीचे है, और तीसरी तरफ 1950 में 50,000 एकड़ जमीन और 2024 आते 10 लाख एकड़ जमीन। कहां से दानवीर कहां से आगे भाई? अगर जिसको इतने दान करना था तो पहले अपने समाज की गरीबी ठीक करेगा या दान करेगा? वह दान करेगा। बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, और यह फ्रॉड कराया है कांग्रेस ने। नेहरू ने बनाया, इंदिरा ने उसको मजबूत किया, राजीव गांधी ने उसको मजबूत किया, नरसिम्हा राव ने और उसको मजबूत किया, मनमोहन सिंह ने और मजबूत किया। भारत के संविधान में चैरिटी लिखा हुआ है। चैरिटी मतलब दान करना। अरे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी, बहाई अगर वो दान करते हैं तो चैरिटी एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन होता है। सबका चैरिटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है। कोई विवाद होता है, लोकल कोर्ट में मुकदमा चलता है, सिविल प्रोसीजर कोर्ट में। एक कम्युनिटी के लिए अलग से बोर्ड, अलग से ट्रिब्यूनल, अलग से कानून क्यों? बाकी लोग क्या थर्ड क्लास के हैं क्या यहां पे? बाकी लोग, और हम फिर कहते हैं भारत में संविधान है, सबको समान अधिकार है। ये इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है, और वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है? जोर से बोलिए जरा, अरे जोर से बोलिए, कम से कम याद तो हो जाएगा आपको। 10 लाख एकड़। यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 12 मालदीव बन सकता है। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, यानी 6 सिंगापुर बन सकता है। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, यानी 5 बहरीन भी बन सकता है। हांगकांग का क्षेत्रफल 2,75,000 एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, 3 से ज्यादा हांगकांग बन जाएगा। डेनमार्क 3,45,000 एकड़, वक्फ बोर्ड 10 लाख एकड़, 2 से ज्यादा डेनमार्क बन जाएगा। फिनलैंड 3,90,000, वक्फ बोर्ड 10 लाख एकड़, यानी 2 से ज्यादा फिनलैंड बन जाएगा। मॉरिशस 5 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड 10 लाख एकड़, 2 मॉरिशस बन जाएगा। लग्जमबर्ग 6 लाख एकड़,
साइप्रस 8 लाख एकड़, जॉर्जिया 9 लाख एकड़। दुनिया के 50 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। और हमारे ओट जीवी, नोट जीवी, सत्ता जीवी नेताओं ने वक्फ बोर्ड बना बना के, वक्फ एक्ट बना बना के इतना अनलिमिटेड पावर दे दिया कि जहां वो मन करता है वहीं पे हाथ रखता है। आप तो सर पढ़े लिखे हो, आपके गांव, आपके क्षेत्र के लोग भी समझदार हैं, लड़ रहे हैं। झबुआ भोपाल से 700 किलोमीटर दूर है। झबुआ में रहते हैं आदिवासी। उन आदिवासियों ने कभी अपना थाना नहीं देखा है। उन आदिवासियों ने अपनी कभी तहसील नहीं देखी है। उन्होंने अपनी लोकल कोर्ट नहीं देखी है। वहां ये वक्फ बोर्ड नोटिस भेजता है, कहता तुम्हारा गांव वक्फ बोर्ड का है। बोले क्या करें, हम तो यहां बहुत साल से रह रहे हैं। बोले नहीं, खाली करना पड़ेगा। फिर कोई रास्ता है क्या? हां, कन्वर्ट हो जाओ। तो अमीरों को नोटिस भेज के वसूली करता है और गरीबों को, आदिवासियों को नोटिस भेज भेज के उनका कन्वर्जन भी कर रहा है। इतना बड़ा धंधा चल रहा है। और इसकी जड़ कौन है, जनक कौन है इस वक्फ बोर्ड का? जोर से बोलिए। मुझे आश्चर्य होता है, इसके बावजूद, चलो जिसको वक्फ बोर्ड से फायदा है वो वोट करे, समझ में आता है। हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसने कानून बनाया, क्या बनाया, क्या सोच के बनाया, क्यों बनाया। 1994 में, 1894 में अंग्रेजों ने कानून बनाया, लैंड एक्विजिशन एक्ट। और वो कानून बना के उन्होंने जमीन बांटना शुरू किया क्रिश्चियन मिशनरीज को। पूरे देश भर में सिविल लाइन बनी होगी, आपने जानते होंगे सिविल लाइन। वो जितनी सिविल लाइन बनी है वो अंग्रेजों ने 1894 वाले कानून से बनाया। उनका लक्ष्य था चर्च को मजबूत करना, और उन्होंने पूरे देश में जमीन बांटी। और 1950 में जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी को लगा कि यार चलो, चर्च तो मजबूत हो चुके हैं, क्रिश्चियन तो स्टैब्लिश हो चुके हैं, मुस्लिम को थोड़ा मजबूत करना है। ये 1955 का वक्फ एक्ट वहां से आया है। इसकी कोई कानून बनता, उसका एक एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स होता है ना। कुछ भी बनता है, ये हॉल बना, ऑडिटोरियम बना, इसका कुछ ऑब्जेक्ट है ना। हाँ भाई ठीक है, लो यहां पे अब सेमिनार हुआ करेंगे, कार्यक्रम हुआ करेंगे, कुछ ऐसे कानून बनता, उसका एक ऑब्जेक्ट होता है। और बेशर्मी देखिए, 1975 में इमरजेंसी लगाई, 1976 में इसमें सेकुलर शब्द जोड़ दिया। सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है कि मजहब के आधार पर कोई कानून नहीं होगा। सेकुलरिज्म के मतलब ही होता है मजहब के आधार पर कोई योजना नहीं होगी। एक तरफ सेकुलरिज्म और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड, एक नदी के दो किनारे जो कभी एक साथ हो ही नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूं वक्फ एक्ट खत्म होना चाहिए, वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। नहीं, अल्टरनेट, आपको अगर 44 पंचर लगाना है तो 44 पंचर लगाइए। संविधान के प्रियम्बल से सेकुलर शब्द हटाइए। हिंदू के लिए हिंदू बोर्ड बनाइए, हिंदू ट्रिब्यूनल बनाइए। जैन के लिए जैन बोर्ड, जैन ट्रिब्यूनल बनाइए। बौद्ध के लिए बौद्ध बोर्ड, बौद्ध ट्रिब्यूनल बनाइए। पारसी के लिए पारसी बोर्ड, पारसी ट्रिब्यूनल। यहूदी के लिए यहूदी बोर्ड। फिर सबका चलने दीजिए, फिर क्या दिक्कत है? फिर सबका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई एक देश एक विधान, अगर एक देश एक विधान नहीं करना, फिर एक देश बहु विधान, सबका अपना अपना विधान। इसलिए मेरी पीआईएल चल रही है, 120 पीआईएल अब तक आ चुकी है। बिल आ गया है, जेपीसी बन गई है, जेपीसी वाले हमारे संपर्क में हैं, पूछ रहे हैं इसका क्या होना चाहिए। कई माननीय सांसदों ने पूछा, मैंने तुमको क्लियर कह दिया। हमने कहा भैया इस टायर में 44 पंचर है, टायर बदलो, इसको हटाओ।